नमस्कार विद्यार्थियों। आलोचना के दूसरे अध्याय पर अगर आऊं मैं तो प्रेमचंद का निबंध, जो कि उनका भाषण था, दरअसल साहित्य का उद्देश्य, आज हम इस पर बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों, प्रेमचंद को आप लंबे समय से पढ़ रहे हैं, उनकी कहानियां, उनके उपन्यास आपने पढ़े हैं। उनके लिए उनकी कथा का, पूरे कथा साहित्य का उद्देश्य जो है, उसको परिभाषित करने का जो ढंग है वो अद्भुत है, अलग है। उनके अनुसार साहित्य सत्य का वाहक होना चाहिए, यानी सत्य को लेकर साहित्य चले। प्रौढ़ हो यानी परिपक्व, परिमार्जित हो यानी मंजी हुई, संस्कारित, और प्रौढ़, परिपक्व और परिमार्जित भाषा में सत्य का बयान करे, वो साहित्य है। चलिए, तो जब मैं यानी मैं आपको कह रही हूं कि ये समय और वो समय ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रेमचंद के समय में भी संसार में, देश में, समाज में गहरी उदासी और निराशा थी। धर्म को लेकर, जाति को लेकर, वर्ण की जकड़बंदी और सामंती प्रवृत्तियों की जकड़बंदी खूब थी। यही वजह होगा कि उनकी कथा साहित्य में भी ये सारी प्रवृत्तियां न केवल मिलती हैं, बल्कि वो उससे जूझते हैं। वो आपके सामने उसका साक्षात कराते हैं, उससे लोहा लेते हैं। प्रेमचंद कहने के लिए उपन्यास सम्राट हैं, कथा सम्राट हैं, पर उनके भीतर एक सुचिंतक, विचारक भी मौजूद है। क्योंकि प्रगतिशील, आपको ध्यान होगा, प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में उन्होंने यह भाषण दिया था, साहित्य का उद्देश्य नाम से, जो आपके पाठ्यक्रम में आज समाहित है। इस भाषण की चर्चा आज भी, 8 दशक के बाद भी अगर प्रासंगिक है कि साहित्य क्या है, साहित्य क्यों है, साहित्य किसके लिए है, साहित्य किसके बारे में कहता है, तो ये सारे प्रश्न अगर आज हमारे सम्मुख हैं, आज हम मिलकर इसको पढ़ रहे हैं, तो दरअसल साहित्य का प्रयोजन आज का विषय नहीं है। ये पुराने ज़माने से ही साहित्य के उद्देश्य को लेकर मंथन चलता रहा है, और पुराने समय से ही जब जब ज़रूरत पड़ी कि साहित्य क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, और उसका निश्चित उद्देश्य क्या है, तो हम बार बार प्रेमचंद के साहित्य के उद्देश्य की चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ती हूँ। दरअसल हर युग के साहित्यकार और आलोचक के सामने ऐसे सवाल मोबाए खड़े रहते हैं, चाहे वो आचार्य मम्मट हो, विश्वनाथ हो। काव्य प्रकाश या साहित्य दर्पण में भी काव्य के प्रयोजन को लेकर, काव्य के हेतु को लेकर लगातार बात होती रही थी। भले ही वो विद्वानों का मत वैभिन्न होता है, उनमें भिन्नता होती है, लेकिन प्रयोजन से अलग होकर साहित्य का न तब था, न आज है, और न कोई उसका कोई मायने है, न कोई वो अर्थ रखता है। हम सदियों से देख रहे हैं कि साहित्य जो है वो विभिन्न विधाओं, विभिन्न शैलियों में लिखा जाता रहा है, और इसके पीछे भी दरअसल उद्देश्य है, मोटिव है, एक ज़रूरी मोटिव है कि समाजोन्मुखता, समाज कहाँ है। प्रेमचंद इस समस्या से वाकिफ थे, और हर लेखक को दरअसल लिखने के पहले यह सोचना चाहिए कि मैं क्यों लिखता हूँ, मैं किसके लिए लिखता हूँ, क्या जिनके लिए लिखता हूँ उन तक बात पहुँच रही है। तो आप देखें, अगर तुलसीदास को भी हम आदर्श माने तो तुलसीदास कहते हैं, कवि न होऊं नहीं वचन प्रवीणों, न मैं कोई कवि हूँ न वचन प्रवीण हूँ, कोई कुशल वक्ता हूँ। मैं लिख रहा हूँ तो एक निश्चित उद्देश्य को, कि जो मेरा स्वांतः सुखाय है, दरअसल वो बहुजन हिताय बन जाए। ऐसा होते हुए भी रामचरितमानस जैसा संकल्प उठाना, ये तुलसी बाबा के ही बूते की बात थी। और पहली बार साहित्यकार इतना विनम्र होकर स्वीकार करता है कि मेरे पास कुशल वक्तव्य नहीं है, मैं कवि वचन में प्रवीण नहीं हूँ, मैं अपने आप को कवि भी कहलाना नहीं चाहता, लेकिन मैं जो कुछ देश, दुनिया, समाज, जगत में देख रहा हूँ उसका स्पष्ट बयान कर देना चाहता हूँ। विद्यार्थियों, प्रेमचंद साहित्य को जीवन की आलोचना मानते हैं,
और जीवन की आलोचना मतलब जीवन में जो कुछ देखा गया उसका आकलन, आलोचना मतलब आकलन। इस दृष्टि से वे मैथ्यू आर्नल्ड के अनुयायी रहे हैं। प्रेमचंद की मान्यता है कि साहित्य का चाहे जो भी रूप हो, जो भी विधा हो, उसका उद्देश्य हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या होनी चाहिए। तो जब जीवन की आलोचना कह रही हूँ तो उसे आकलन से लें, जीवन को देखना, एक समीक्षक के रूप में, एक पर्यवेक्षक के रूप में जीवन को देखना, एक आलोचक के रूप में जीवन को देखना। वे अपने पहले के पूर्ववर्ती आलोचकों को, जिसमें रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, उनकी भी आलोचना करते हैं, उनके युग की भी आलोचना करते हैं। और केवल कथा साहित्य मात्र नहीं, और कथा साहित्य में केवल मनोरंजन नहीं या किसी अद्भुत रस प्रेम की तृप्ति नहीं तलाशते, कविता में भी जो व्यक्तिवाद का रंग था उसको प्रेमचंद खारिज करते हैं, उसको प्रेमचंद पसंद नहीं करते। यही वजह है विद्यार्थियों, जब हम रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि श्रृंगारिक भावों को कल्पना के रंगों से, चमत्कार से जोड़ देना कविता का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। नई शब्द योजना हो और कल्पना की अनोखी उड़ान हो, कविता की यह पहचान होनी चाहिए। यानी कविता में लगातार नए प्रयोग होने चाहिए, ठीक है, समय और युग के अनुसार। तो नई शब्द योजना और कल्पना की नई अनोखी उड़ान की बात मैंने की क्योंकि ये समाज जो है ये रसिक समाज है और कविताओं में आह वाह दाद देने की आदत रखता है, मोहरे लुटाता है, शर्फियाँ लुटाता है, या विरह दशा के वर्णन में गहरी निराशा, उदासी, हताशा और विविध विरह की विविध दशाओं से संबंधित चुभने वाली, चोटने वाली, कष्ट पहुंचाने वाली उक्तियां सुनाता है कवि और सुनने वाले दिल थाम लेते हैं। प्रेमचंद साहित्य को इससे बचाना चाहते थे, बल्कि कविता को भी प्रेमचंद इससे बचाना चाहते थे। प्रेमचंद मानवीय संवेदनाओं की तीव्रता को व्यक्त करने वाले साहित्य के विरोधी नहीं हैं। जब मैं कह रही हूं कि सारे उहापोह, आह और वाह से साहित्य को बचा लेना चाहते थे, तो दरअसल वो मानवीय संवेदना के विरोधी नहीं है, ये इस उत्तेजना या इस तीव्रता के विरोधी नहीं है, बल्कि उनका मानना था कि मनुष्य का जीवन केवल स्त्री पुरुष का प्रेम का जीवन नहीं है। फैज़ अहमद फैज़ के शब्दों में और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद के अनुसार भी साहित्य केवल श्रृंगारिक वर्णन करे, श्रृंगारिक भावनाओं का उत्तेजन, उद्दीपन करे, इसी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे समाज में गहरे बैठ कर, है ना, सत्य को उद्घाटित करे। तो समाज में गहरे बैठ कर उसे जीवन की कठिनाइयों का भी वर्णन करना चाहिए। हमारे विचार में भाव संबंधी जो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, वह कवि या रचनाकार, साहित्यकार कहलाने के लायक नहीं है। तो प्रेमचंद के अनुसार जिस जाति के साहित्य में केवल श्रृंगार हो, श्रृंगार ही श्रृंगार हो, वह गर्व की वस्तु नहीं, वह जाति की सुरुचि की वस्तु है। एस्थेटिक सेंस, है ना, कि एक समूह विशेष, एक एलीट क्लास को सुरसुरा सुंदरी, है ना, मदिरा प्याला मसनद और दरबार पसंद था। प्रेमचंद का इशारा स्पष्टता हिंदी साहित्य के रीतिकालीन युग से है या उर्दू के कुछ कवियों और शायरों की ओर है, जिनकी रचना का उद्देश्य श्रृंगारिकता प्रधान थी। पर प्रेमचंद इसका दोष केवल कवियों के सिर पर नहीं मढ़ते। उनके अनुसार साहित्य दरअसल अपने काल का प्रतिबिंब होता है, जैसा युग है, जैसा जमाना है, वैसा रचनाकार लिखते हैं। तो 18वीं 19वीं शताब्दी को याद करो विद्यार्थियों, तो उस समय भारतीय सामंती जीवन भी भोग विलास में डूबा रहता था। तो ऐसे पतन के काल में लोग या तो आशिक हुआ करते थे, आशिक मिजाज हुआ करते थे, या आध्यात्म और वैराग्य की बात करते थे। माने दोनों में भी आप देखें तो चरम है, या तो वो श्रृंगार में डूबे रहते थे, भोग विलास में डूबे रहते थे, और या फिर वो पूरी तरह से वैराग्य ले लेते थे, आध्यात्म की ओर अपना मन रमाते थे। जब साहित्य भी इन्हीं भावों में डूबा रहे
तो मान लेना चाहिए कि जाति का पतन हो रहा है, समाज का पतन हो रहा है, उसमें दुनिया को समझने, दुनिया को देखने की ताकत खत्म हो रही है। ठीक, तो अपने समकालीन साहित्य के संबंध में प्रेमचंद की धारणा जो है बड़ी पॉजिटिव है, बड़ी सकारात्मक है। उनके अनुसार समकालीन साहित्यिक रुचि तेजी से बदल रही है। अब साहित्य केवल मन बहलाव की चीज नहीं है, अब उसका लक्ष्य जीवन का वृहद आकलन करना, जीवन में जो कुछ जैसा घट रहा है, केवल गुडी गुडी नहीं, जो कुछ जैसा घट रहा है उसके यथार्थ का, उसके सत्य का आकलन करना। यही वजह है विद्यार्थियों कि प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य या इस दृष्टि से इस निबंध में उद्देश्य की दृष्टि से साहित्य को नीति शास्त्र के करीब मानते हैं, नीति शास्त्र जैसा मानते हैं। क्या कि उनके अनुसार नीति शास्त्र तर्कों और उपदेशों के माध्यम से मानव मन, मानव बुद्धि को प्रभावित करता है। साहित्य संवेदनाओं के उतार चढ़ाव, उभार पर मानव हृदय को आंदोलित करता है। तो अनुभूति की तीव्रता ही साहित्यकार की को विशिष्टता प्रदान करती है। और प्रेमचंद के अनुसार वही साहित्य साहित्य कहलाने लायक है, साहित्य कहलाने का अधिकारी है, कोटेड, जो हमारी सुरुचि को जागृत करे। सुरुचि, अच्छी रुचियों, अच्छे रुझान, ठीक है। पसंद तो बहुत कुछ आता है, जो नापसंद होना चाहिए ऐसी चीजें भी पसंद आती हैं, लेकिन जो हमारी सुरुचि को जागृत करे, हमें आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति प्रदान करे, मनुष्य में शक्ति, गति, संकल्प, ये 3 बातें याद रखना, शक्ति, गति और संकल्प की कठिनाइयों पर विजय पाने की दृढ़ता, मजबूती और सौंदर्य प्रेम पैदा करे, साहित्य वो होता है। एक बार फिर से कहती हूं, जो हमारी सुरुचि जागृत करे, जो हमें आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति प्रदान करे, संतोष, तृप्ति, और मनुष्य में शक्ति, गति, संकल्प और कठिनाइयों को जीतने, कठिनाइयों पर विजय पाने की दृढ़ता दे, सौंदर्य से प्रेम करना सिखाए, मजबूती से, वही साहित्य है। तो प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का उद्देश्य क्या हुआ? मनुष्य में सौंदर्य प्रेम जगाना, सौंदर्य का सच्चा बोध कराना। जो असुंदर है, जो अभद्र है, जो मनुष्यता से रहित है, ऐसी बातों से हम अपना ध्यान हटाएं। मानवता, दिव्यता और भद्रता, फिर 3 शब्द दे रही हूं, मानवता, दिव्यता और भद्रता को साहित्य में भी और जीवन में भी सर्वोपरि माने। प्रेमचंद ऐसा साहित्य के उद्देश्य नामक निबंध जो आपके पाठ्यक्रम में है कहते हैं। प्रेमचंद के अनुसार जो दलित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, चाहे वो व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और उसकी वकालत करना साहित्य का और साहित्यकार का सबसे जरूरी फर्ज है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी अदालत के सामने वह अपनी दलील पेश करे। ये प्रेमचंद कुछ विचार नामक निबंध में है। और उसके लिए साहित्यकार जो है वो सत्य और वास्तविकता के प्रति कमिटेड हो। सत्य और यथार्थ, वास्तविकता मतलब यथार्थ, सत्य और यथार्थ के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ, ठीक है, दूसरों में भी इसे जगाए और मानव प्रकृति की सूक्ष्म दृष्टि, मानव की स्वभाव का, प्रकृति बेटा भीतर भी होती है और प्रकृति बाहर भी होती है, तो मानव प्रकृति का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करे, आकलन करे, अवलोकन करे, मनोविज्ञान का अध्ययन करवाए और अपने पात्रों और चरित्रों में मनुष्य की तरह आचरण। प्रेमचंद ही कहते हैं कि यही सहज सहानुभूति भी है। क्या कि मनुष्य को मनुष्य के रूप में पहचानना। प्रेमचंद कला को कला के लिए इस सिद्धांत पर कोई आपत्ति नहीं करते, पर उनके अनुसार यह सिद्धांत मौलिक प्रवृत्तियों पर अवलंबित होता है। प्रेमचंद कला के लिए पर आपत्ति तो नहीं करते, पर उनके अनुसार यह सिद्धांत जो है दरअसल मौलिक प्रवृत्तियों पर अवलंबित है। वे स्वीकार करते हैं कि जब साहित्य, कोट में है, कोटेशन है ये, प्रेमचंद का ही कहा हुआ है,
कि जब साहित्य की रचना किसी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मत के प्रचार के लिए की जाती है तो यह अपने ऊंचे पद से गिर जाती है। साहित्य सोद्देश्य हो लेकिन मानवता का उद्देश्य लिए हुए हो, न कि किसी सामाजिक, राजनीतिक और क्या कह सकते हैं, धार्मिक मत का, विचार का प्रचारक बन जाए साहित्य। ऐसा साहित्य नहीं होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि प्रेमचंद विचार के प्रचार को साहित्य के लिए वर्जित कुछ रेशियो तक मानते हैं कि शर्त यह है कि साहित्यकार विचार प्रधान साहित्य की रचना इतनी सुंदरता से करे कि उसमें मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों का संघर्ष निभाया जाए। मौलिक प्रवृत्तियां, मनोविज्ञान मनुष्य की, कि उसका संघर्ष निभाता रहे। कला के लिए कला का समय वह होता है जब देश संपन्न और सुखी हो, तब तो कलाएं अच्छी लगती हैं। पर जब कोई देश राजनीतिक दृष्टि से परतंत्र है, आर्थिक दृष्टि से विपन्न है, सब तरफ दुख दरिद्रता है, तो साहित्य में कलाएं नहीं चलती। कला के लिए साहित्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। साहित्यकार से यह अपेक्षा की जानी चाहिए, जरूर की जानी चाहिए, कि उसके विचार परोक्ष रूप से ही सही, माने इनडायरेक्ट वे में, कथा संसार की स्वाभाविकता का बाधक न बने और मनुष्यता की स्थापना करे, मनुष्यता को बढ़ावा दे। ठीक, आगे बढ़ती हूँ। प्रेमचंद ने सर्जनात्मक साहित्य लेखन के साथ साथ साहित्य के विविध पक्षों पर विचार व्यक्त किए। विशेष रूप से उपन्यास, कथा साहित्यकार हैं, वे तो कथा सम्राट कहलाते हैं। तो उपन्यास, कहानी और साहित्य की प्रकृति कैसी हो, प्रकृति मतलब स्वभाव, साहित्य कैसा होना चाहिए, जो मैंने शुरुआत में ही व्याख्यान में आपको बताया कि कैसा हो, किन के लिए हो और किन तक पहुँचे। तो एक सजग लेखक के रूप में पूरी प्रकृति का विवेचन करे, आकलन करे। उनके अनुसार साहित्य सत्य का वाहक हो, यानी जो कुछ यथार्थ है, वास्तविकता है, उसका वहन करे, उसे लेकर लोगों तक पहुँचे, तभी वह साहित्य कहलाने लायक है। और अपने काल का प्रतिनिधि बने, माने अपने युग विशेष के जो चैलेंजेस हैं, जो फाइट है, जो चुनौतियां हैं, उसको रिप्रेजेंट करे, उसका प्रतिनिधि बने और जीवन की आलोचना करे। जो जीवन जगत है, आलोचना का मतलब मैं बार बार कह रही हूँ, निंदा नहीं, आकलन, सम्यक आकलन, समालोचन जिसे कहती हूँ, करे। तो प्रेमचंद के अनुसार वही साहित्य कहलाने का अधिकारी होता है जो हमारी सुरुचि को जागृत करे, हमारे भीतर की मानसिक आध्यात्मिक सुख और तृप्ति और संतोष हमारे भीतर जगाए और मनुष्य को मनुष्य होने का हकदार, वो ताकत दे, वो गति दे, वो संकल्प दे और कठिनाइयों पर विजय पाने की दृढ़ता दे, मजबूती दे और सौंदर्य से प्रेम करना सिखाए। अब सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये तीन चीज़ें, तीन मूल तत्व जो हैं वो प्रेमचंद को पसंद हैं और प्रेमचंद साहित्य में इन तीनों को देखना चाहते हैं। प्रेमचंद सत्य के साथ जो कुछ सुंदर है उसे ही शिवमय मानते हैं, वही कल्याणकारी है, इसी को साहित्य का भी आधार मानते हैं। उनके अनुसार सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता जुलता है। मनुष्य अपने मौलिक, यथार्थ और अकृत्रिम, अकृत्रिम मतलब जहाँ बहुत छद्म ना हो, बहुत बुनावट ना हो, तो अपने मौलिक, यथार्थ और अकृत्रिम रूप में ही आनंद ले सकता है। प्रेमचंद सौंदर्य को अपने ढंग से अपनी एक नई अनूठी परिभाषा देते हैं। क्या? कि वे सौंदर्य को सापेक्ष मानते हैं, व्यक्ति सापेक्ष। अमीरी और विलासिता पर आधारित सौंदर्य की भावना को प्रेमचंद साहित्य से खारिज करते हैं। उन्हें निर्धन बच्चे, निर्धन बुजुर्ग, निर्धन महिला या बच्चों वाली गरीब स्त्री या श्रमशील स्त्री, श्रमिक सुंदर दिखाई देता है। बच्चे को खेत के मेड़ पर सुलाए पसीना बहा रही है, ऐसा प्रेमचंद के यहाँ देखें आप, मध्य वर्ग है, निम्न मध्य वर्ग है, हर जगह श्रमिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, तो उन सबका श्रमशील जीवन प्रेमचंद को सुंदर दिखता है। वे मानते हैं कि साहित्य का लक्ष्य केवल
दरबार जुटाना, महफिल सजाना, कविता के बहाने से दाद देना, प्रशंसा करना, यशोगान करना, मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है। यानी कि प्रेमचंद, देखिए अभी एक नई बात मैंने बताई कि केवल प्रचारक बनकर साहित्य न रह जाए, प्रचार न करे, बल्कि सारी समस्याओं, विपदाओं, जटिलताओं के आगे मशाल लेकर चलती हुई सच्चाई बने साहित्य। क्या साहित्यकार जो है वो दरअसल दिशा निर्देशक होता है, पथ निर्देशक होता है, राह दिखाने वाला, सच्ची राह दिखाने वाला। तो देश, समाज और दुनिया के आगे वो मशाल लेकर, सच्चाई की मशाल लेकर आगे बढ़े साहित्य कहलाने का अधिकारी वही है। तो आज हमने विद्यार्थियों साहित्य के उद्देश्य पर चर्चा की। निश्चय ही आपको पसंद आया होगा। इससे आप अपने पाठ्यक्रम में अपने पाठ को पढ़ते हुए रेफरेंस के रूप में देख सकते हैं। शुक्रिया।